अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आसिम अमीर ख़ान। अनफॉर्चुनेटली डे 5 को हम रिव्यू नहीं कर सके, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, कुछ मजबूरी हो गई थी जहां पे बिज़ी होना पड़ा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको हम रिव्यू ज़रूर करेंगे क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच डेज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट। वेस्ट इंडीज़ ने हाईली स्पिरिटिंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम को हराया, एक यंग वेस्ट इंडियन टीम ने, और जिस तरह हराया वो डिस्कस करेंगे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया और पहली दफ़ा हुआ एट होम दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट अ टेस्ट मैच डिस्पाइट लीडिंग 100+ रन्स। 185 की लीड थी, ऑलमोस्ट 200, और वहाँ से इंग्लैंड ने बैटिंग कम बैक तो कमाल किया, लेकिन जिस तरह से इंडिया को उन्होंने आउट किया दूसरी इनिंग्स में और 236 का टारगेट इंडिया को चेज़ नहीं करने दिया, दैट वाज रिमार्केबल। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे जोसेफ को। सबसे पहले बात करेंगे शमार जोसेफ। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, यंग टैलेंट। जोफ्रा आर्चर की तरह एक फास्ट बॉलर, 150 बव एक्सप्रेस पेस वेस्ट इंडीज़ को और दुनियाई क्रिकेट को मिला है, और ऐसा टैलेंट जिसको प्रिजर्व करना चाहिए, और जो कहता है कि मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ, मैं पैसों की तरफ नहीं जाऊँगा, T20 की तरफ जाऊँगा, लेकिन हमेशा मेरी जो पहली प्रेफरेंस रहेगी, फॉरमोस्ट प्रेफरेंस रहेगी, वो टेस्ट मैच क्रिकेट रहेगी। शमार जोसेफ 1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और फिर इवेंचुअली टेस्ट मैच क्रिकेट खेलें वेस्ट इंडीज़ के लिए। और एक साल बाद उसी सिक्योरिटी गार्ड ने वेस्ट इंडीज़ को 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने में मदद की, हीरो बना। और ना सिर्फ 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतने में मदद की, 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में भी मदद की। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बना। और जिस सिचुएशन में उन्होंने बॉलिंग की है वो कमेंडेबल है, और इसीलिए सब तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि ही वॉज इंजर्ड टो क्रशिंग यॉर्कर जो मिचेल स्टार्क ने उनको मारा था। ही वॉज ऑलमोस्ट हॉबलिंग और लग रहा था जैसे फ्रैक्चर हो गया। और उनका कहना था कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया, लेकिन डॉक्टर ने सुबह कहा, और क्रेग ब्रेथवेट उनके कप्तान ने भी ये कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे यकीन है कि मैं इसको फील्ड पर ले आऊँगा। और ये डॉक्टर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर अगर होता तो फास्ट बॉलर, हमारा फिट फास्ट बॉलर भी इंजर्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को भी मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और जिस तरह वो इंजरी के बावजूद इंजेक्शन लगवा के ग्राउंड पे आए हैं, शोएब अख्तर याद आ गए उस एफर्ट से, जैसे शोएब अख्तर कहते हैं कि करना चाहिए, या शाहीन को कहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप में वो 1 ओवर 5 बॉलें आपको कर देनी चाहिए थी। शमार जोसेफ ने इंजेक्शन लगवाया और ऑन द ट्रॉट 11.5 ओवर्स 71 डिलीवरीज ऑन द ट्रॉट की। और आप सोचें कि ऑलमोस्ट 12 ओवर्स में 7 ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स सिर्फ अकेले शमार जोसेफ ने लिए उस आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग में, जिसने वेस्ट इंडीज़ को जगाया। 1-0 से ट्रेल कर रहे थे, 1-1 लेवल किया सीरीज़ को ड्रॉ किया। लेकिन वाकई शमार जोसेफ का कहना था जैसे कि हमें लग रहा था कि हम सीरीज़ जीत गए, और ऐसा ही लगा। और उन्होंने कहा कि मेरे टीममेट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बकअप किया, मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत बड़ा वो बकअप किया कि तुम खेल सकते हो। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे टो के साथ क्या किया सुबह, लेकिन मैं जाना चाहता था ग्राउंड में। और क्रेग ब्रेथवेट ने भी इस बात को मेंशन किया कि शमार जोसेफ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर बॉलिंग करूँगा और आई विल कंटिन्यू। स्पेल के दौरान भी वो उनको कह रहे थे कि आई विल कंटिन्यू, और उनको थोड़ी सी पेन थी जैसा कि वो बता रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि सुबह बहुत ज़्यादा पेन थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं ग्राउंड तक जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर की वजह से वो इस काबिल हुए। और इंजेक्शन लगवा के बॉलिंग करना और मैच जिताना एट एक्सप्रेस पेस, आपको कैसे शोएब अख्तर याद नहीं आएगा। तो अगर ऐसे क्रिकेटर्स वर्ल्ड क्रिकेट में आएंगे तो जाहिर है क्रिकेट की ही बेहतरी होगी, टेस्ट मैच क्रिकेट की बेहतरी होगी। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि मैं टेस्ट मैच को हमेशा अपनी प्रेफरेंस रखूँगा, क्योंकि उनका ख्वाब था टेस्ट मैच खेलना, क्रिकेट खेलना। और 1 साल पहले वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, आउटस्टैंडिंग। स्टीव स्मिथ को भी यहाँ पे याद रखना चाहिए कि उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, 91 नॉट आउट की, और पहला 50 था उनका एज ए ओपनर। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि जी यस ही कैन ओपन, जैसा कि डाउट्स ऑस्ट्रेलिया को अभी हैं, एंड राइटली सो, क्योंकि डेविड वार्नर के बाद जिस तरह के 2 बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के 2-3 दफ़ा, जाहिर है ये बात उठनी थी। लेकिन स्टीव स्मिथ क्योंकि नेचुरली ओपनर नहीं है, फिर भी स्टीव स्मिथ ने 91 नॉट आउट की जो इनिंग्स खेली है और जो उन्होंने एक पीछे स्कूप मारा था, दैट वाज फैबुलस, दैट वाज समथिंग एल्स। और रियर गार्ड एक्शन था, ऑलमोस्ट टोक ऑस्ट्रेलिया होम। लेकिन पैट कमिंस की डिक्लेरेशन की भी बात बहुत से लोग कर रहे हैं कि उन्होंने जो डिक्लेरेशन कर दी थी, और अगर वो ना करते तो शायद ये जो जितने क्लोज मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया हारा है शायद ना हारता।
लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पैट कमिंस को एक तो कॉन्फिडेंस था अपने बॉलर्स पे, ऑब्वियसली 27 साल से अगर वहाँ पे मैच नहीं जीता हुआ आपके ओपोजिशन और 21 साल से आपको हराया ही नहीं हुआ तो ये कॉन्फिडेंस आता ही है। और फिर वो एक स्ट्रेटजी थी कि क्लोज ऑफ प्ले है तो अगर हम 5-10 ओवर कर लें तो हम उनकी कोई विकेट 1-2 विकेट्स ले लें तो हम अपर हैंड आ जाएगा, हमारा अपर हैंड हो जाएगा। तो उन्होंने आउट भी किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ज़ाहिर है जब रिजल्ट आता है तो ये बातें उठती हैं। लेकिन फिर भी पैट कमिंस को भी कोई पछतावा नहीं, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई होना भी नहीं चाहिए पछतावा। ये तो बाद में बातें निकलती हैं कि हाँ जी आप डिक्लेयर ना करते, आप लीड ले लेते, कुछ ही फ़र्क रह गया था। लेकिन जैसा कि कमिंस ने कहा है, ये जो टोटल था ये चेजेबल था और होना चाहिए था, चेज़ होना चाहिए था। लेकिन शमार जोसेफ पड़ गया ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर शमार जोसेफ बॉलिंग ना कर सका फिर तो कोई चांस ही नहीं वेस्ट इंडीज़ के जीतने का। और यही हुआ कि शमार जोसेफ ने बॉलिंग की है, उसी ने जिताया। बाकी बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, रोच और अल्जारी जोसेफ ने, लेकिन शमार जोसेफ वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये टैलेंट है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है हमारे जहनों में यही आती है कि ऑब्वियसली हारिस रऊफ़ की जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी, या मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वो 2019 के 20 के टूर पे, और हारिस रऊफ़ की जो अभी रीसेंट टूर पे ज़रूरत थी, तो इन लोगों ने ना कर दी थी। और हारिस रऊफ़ के साथ इसलिए कंपैरिजन ज़्यादा है कि हारिस रऊफ़ भी एक्सप्रेस पेसर है, 150 अबव बॉलिंग करता है। वहाँ पाकिस्तान को एक्सप्रेस पेस की ज़रूरत थी टेस्ट मैच खेलने की, और वो इंस्टेड अपने आप को बचा के वहीं पे उसी टाइम पे बिग बैच खेल रहे थे। तो जो शमार जोसेफ ने किया, उसके बाद तोपों का रुख हारिस रऊफ़ पे गया, और मेरा ख्याल है जाना चाहिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपका पैशन है क्रिकेट, आपके मुल्क के लिए खेलना, तो यही वो मौके हैं जिनसे आप जाने जाते हो और याद रखे जाते हो मुद्दतों। वो कहते हैं ना अमर होने वाली बात, ये वो वाली फीलिंग है। तो हारिस रऊफ़ को खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और वहाँ प्रूव करना चाहिए था। खाली वो मतलब होता है ना कि मदद की एक कॉल होती है कि भाई आपको मुल्क की ज़रूरत, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए, वही कर देता ना भी परफॉर्म करता, ब्रेकआउट कर जाता, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखा जाता। लेकिन अभी एज अ कवर्ड याद रखा जा रहा है क्योंकि वो भाग गया और वो बिग बैच खेल रहा था, तो वो पैसों के लिए वो वाला एंगल याद ऑब्वियसली रखा जाएगा। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उससे लेगेसी डिफ़ाइन होती है। अब हारिस रऊफ़ ने अपनी लेगेसी खुद डिफ़ाइन की है एज अ T20 मनी मेकर, ठीक है। यहाँ पे वो डिफ़ाइन कर सकते थे अपनी लेगेसी, नहीं की उन्होंने, उस तरह से याद नहीं रखे जाएंगे और ना रखे जा रहे हैं। बट कमिंग बैक अगेन शमार जोसेफ और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट पे जो हाल उनका हुआ बेचारों का, यहाँ पे ब्रायन लारा ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उनको देख के भी बहुत से लोग इमोशनल हुए हैं और वो ख़ुद इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन यही वो बात है जो किसी भी बिगेस्ट लीग के फाइनल में, जितना बड़ा मैच हो जाए, T20 मैच आपको वो ये चीज़ें नहीं दे सकता। ना इस तरह की स्पेल्स आप देख सकते हैं, ना इस तरह के इमोशंस आपको नज़र आते हैं, और इस तरह के इमोशंस नज़र आ भी नहीं सकते। ब्रायन लारा ने वो फील किया कि 27 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, वो क्या फीलिंग होगी। उनको फील हुआ होगा कि 21 साल बाद वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और कॉम बॉक्स में जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी आंखों में आंसू थे, वो सब ने, तमाम क्रिकेटर्स ने एटलीस्ट महसूस किए। और ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया वेस्ट इंडीज़ को, और उनको मुबारकबाद भी दी है। सो फुल मार्क्स टू शमार जोसेफ, फुल मार्क्स टू वेस्ट इंडीज़। अब बात कर लेते हैं नाजरीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं घमंड टूटा, जैसे वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों का कहते थे इंडिया वाले कि गाबा का घमंड टूटा। इसी तरह कहते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद का, जहाँ पे इंडिया आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारा। और एट होम इंडिया कभी भी इस मैच से पहले जब उन्होंने 100 रन्स की लीड ली है तो कोई टेस्ट मैच नहीं हारा एट होम, अपनी होम कंडीशंस पे। इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो, और उनके जो स्पिनर्स हैं, इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड है। स्पिनिंग विकेट्स वो बनाते हैं, टर्नर्स बनाते हैं, जो भी है। लेकिन एक लेगेसी डिफ़ाइन की थी मिसबा ने। UAE में 10 साल तक वो नहीं हारे थे, और फिर उनकी कप्तानी के बाद पहली ही सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से ही हार गए थे कि पता नहीं श्रीलंका से, सरफराज अहमद। तो ये बातें याद रखी जाती हैं, और जो भी है ये अनबीटन रन, ये क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनते हैं। इंग्लैंड की जीत में सबसे बड़ा वाइटल, अगर मैं सबसे पहली चीज़ मैं दूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा मार्क्स वो मैं ऑब्वियसली बेन स्टोक्स को दूंगा। उनकी कप्तानी, सुपरमैन एफर्ट, फील्डिंग, जडेजा को जो रनआउट किया उन्होंने डाइव करते हुए, बॉडी उनकी गिर रही थी, और जिस तरह उन्होंने नीचे से थ्रो किया, आउट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर आउट ऑफ वर्ड्स। उसके बाद हमें याद रखना चाहिए इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में डे 1 पे जो स्टोक्स ने इनिंग्स खेली है,
इंग्लैंड वर 155 फॉर 7 एक स्टेज पे, ठीक है। ही स्कोर्ड 91 रन्स विद द लास्ट 3 विकेट्स। बैटिंग विद द टेल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क्स इन क्रिकेट। और जिस तरह से उन्होंने टेल को रोटेट किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, टेल के साथ बैटिंग की, 91 रन्स वहाँ से चोरी करना, क्योंकि इंडिया को आउट करना चाहिए था उन्हें 200 के अंडर। मेरा ख्याल है कि जैसे रोहित शर्मा ने एक सवाल किया ना कि वी डोंट नो कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, और बड़ी हैरत की बात है कि उनको नहीं पता कि वो कहाँ गलत गए हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वी वर एक्सपेक्टिंग बुमराह एंड सिराज टू टेक द टेस्ट मैच इन टू द 5th डे, यानी वो 5वें दिन लेके जाएँ। उनका क्या काम था रोहित भाई, उनका क्या काम था? वो बैट्समैन का काम था, आपकी बैटिंग लाइनअप का काम था। वो बेचारे बॉलर्स, वो अगर थोड़ा बहुत कर भी रहे थे, और बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। सिराज ने जिस तरह स्पिन को सिराज कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे, यहाँ आके आराम से फ्लिक, क्या बात है। अगर इसका आधा कॉन्फिडेंस भी गिल, आयर और इन लोगों ने शो किया होता ना, बात कहीं अलग होती। लेकिन खैर उस पर बात करेंगे कि इंडिया की विकेट्स गिर भी नहीं थी, तो कोई एक आध आता जो बॉलर्स को अटैक करने पे चला जाता, अटैकिंग अप्रोच अपनाता, क्योंकि आउट तो आप वैसे भी हो रहे हैं। कमिंग बैक टू स्टोक्स, जो स्टोक्स ने 70 रन्स की इनिंग्स वहाँ खेली है, मेरे हिसाब से वो मोस्ट क्रूशल थी इंग्लैंड के लिए। 155 फॉर 7 से 246 पे उनको ड्रैग करके लेके गए। ये जो 91 रन है ना, मेरा ख्याल है कि इंडिया हारा 28 रन से शायद, तो ये जो 25-30 रन का मार्जिन है वो यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए। क्योंकि डे 1 पे जब आपको लग रहा था कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं, आप कंप्लेसेंट हो गए थे, और आप बहुत जगह हुए हैं। दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड की आप हुए हैं बहुत ईजीली। जब वो डोमिनेट कर रहे थे, आपकी कप्तानी नज़र नहीं आ रही थी, बॉलिंग चेंजेस पता नहीं लग रहे थे। तो पहले दिन जो इंग्लैंड ने 246 किया, बेन स्टोक्स ने 70 किया, 91 रन विद द लास्ट 3 विकेट्स किए, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये वो चीज़ थी जो याद रखनी चाहिए। बेन स्टोक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, फिर उनकी कप्तानी और फील्डिंग का भी। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में जिस तरह का कमबैक किया, ऑली पॉप को फुल मार्क्स, उनके साथ बेन फॉक्स ने जिस तरह की पार्टनरशिप की फुल मार्क्स, बाकियों ने भी जो कंट्रीब्यूशन किया। ऑली पॉप ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स इन इंडिया, और सेकंड बेस्ट टू ओनली लेस्टर कुक के 2012 के बाद 12 साल बाद अब किसी ने हाईएस्ट इनिंग्स खेली है, सेकंड हाईएस्ट है मेरा ख्याल है। जो रूट ने भी 200 किया था इंग्लैंड के पिछले दौरे में शायद, तो उनको फुल मार्क्स। जिस तरह उन्होंने डे 3 पे बैटिंग की अगेंस्ट इंडिया स्पिनर्स और इफेक्टिव स्पिनर्स, जडेजा का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने जिस तरह उनको अटैक किया उन्होंने। अब बैस बॉल पे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगा, पहले 2 दिन मजाक ही उठता रहा, स्पेशली पहली इनिंग्स के बाद डे 1 पे इंग्लैंड की, कि जी बैस बॉल के खिलाफ आपका नहीं वो चलेगा। इंग्लैंड ने शो किया, और बैस बॉल ना उनका कॉम्बिनेशन है, एक बंदा मारता है, एक लंबा ले के चलता है। ऑली पॉप की इनिंग्स अगर आप देखें, वो बैस बॉल के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको शायद ना लगे कि स्ट्राइक रेट 90 या 100 का, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 से ऊपर खेलें, लेकिन 60 और 70 का भी इफेक्टिव स्ट्राइक रेट होता है, और बड़ा अच्छा उन्होंने अटैक किया। अक्षर पटेल का तकरीबन 5 था रन्स पर ओवर इकोनॉमी उनकी, जडेजा की 4 से ऊपर, अश्विन की 4 से ऊपर, सबको मारा है उन्होंने। और उस टाइम पे रोहित शर्मा की कप्तानी में मैं बात करना चाहूँगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी नहीं नज़र आई, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जब आई थी इंडिया, तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ था कि उस्मान ख्वाजा तब आउट हुआ था जब रोहित शर्मा ब्रेक लेके बाहर गए थे। उस टाइम पे पुजारा ने फील्ड चेंजेस की नहीं और आउट हुआ था, और बॉलिंग चेंजेस की नहीं। रोहित शर्मा वेट करते हैं, मैंने भी नोट किया नेचुरली। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि रोहित शर्मा लगता है कि नेचुरली चीज़ों के होने का वेट करते हैं, फॉर थिंग्स टू अकर, या बैट्समैन कोई गलती करे। और चौथे दिन के स्टार्ट में भी इंग्लैंड ने जो रन्स किए हैं 30-40, 40-45, 200 से ऊपर उनको जाने दिया, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की खैर। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया कॉन्फिडेंट था कि 231, और ऑब्वियसली 231 ऐसा टोटल नहीं है, और ये वो वाली पिच भी नहीं थी कि बकायदा बहुत ज़्यादा टर्नर पिच हो जहाँ पे बॉल इतना टर्न करता है। ये इंडिया ने एक्सट्रीम टर्नर नहीं बनाई थी। जैसे मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इंग्लैंड जीतेगा, स्पेशली कंसिडरिंग, और मैंने इसी बेस पे बात की थी, ऑन द बेसिस कि इनका एक्सपीरियंस जो स्पिन डिपार्टमेंट का है वो कैसा है। एक डेब्यूटेंट है, एक दूसरा मैच खेल रहा है, जैक लीच इंजर्ड थे, उन्होंने लिमिटेड बॉलिंग करनी थी और लिमिटेड की, लेकिन लिमिटेड बॉलिंग में भी उन्होंने बड़े की स्ट्राइक्स किए इंग्लैंड के लिए। बट द डेब्यूटेंट टॉम हार्टली, वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स इंडियन कंडीशंस में, और वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स बाय डेब्यूटेंट टू, 7 विकेट्स, ही टुक 7 विकेट्स, और उनका बॉल जो टर्न हुआ। अब टॉम हार्टली के बारे में एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, तो इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने इनको कैसे सिलेक्ट किया। इंग्लैंड ने अपने डोमेस्टिक में ना अंपायर्स को हॉकाई कैमरा दिया हुआ, और वहाँ से इनको सपोर्ट किया गया था। अक्षर पटेल की तरह ये अपनी हाइट का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। इनके फिगर्स डोमेस्टिक के अगर आप देखें स्टैट्स वो इतने अच्छे नहीं थे,
लेकिन इस बेस पे इनकी सिलेक्शन की गई थी कि हाइट अच्छी यूज़ करते हैं। जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है, हैट्स ऑफ इंडिया की बैटिंग लाइनअप को। शुभमन गिल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही इंडियन सेलेक्टर्स की। सरफराज खान को मेरे हिसाब से हर टीम में होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं ऑनेस्ट बात करूं तो मयंक अग्रवाल, यानी कि उसने उन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बैटिंग करके, और जो आप सीरीज़ जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा स्कोर किया हुआ उसने, बड़े रन्स किए हैं, 40 अबव की उसकी एवरेज है। इतना अच्छा मतलब रिकॉर्ड है, टेस्ट रिकॉर्ड उसका, वो कैसे बाहर हो गया? और शुभमन गिल पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आ गए। मुझे नहीं समझ आती। शुभमन गिल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, वो पैथेटिक है टेस्ट मैच में। मुझे नहीं पता कि वो टेस्ट मैच की आपकी प्लेइंग 11 में कैसे। और मयंक अग्रवाल जैसा बंदा बाहर, सरफराज खान जैसा बंदा बाहर, और आयर के साथ भी जो हो रहा है, मेरे हिसाब से आयर को चांस मिलने चाहिए, उसको थोड़ा सा और चांस मिलना चाहिए। लेकिन आप गिल को थोड़ा सा रेस्ट करवा के, मेरा ख्याल है कि अब सरफराज खान का डेब्यू करा दें। लेकिन मेरा ख्याल है रजत का डेब्यू हो जाएगा पहले। अब केएल राहुल इंजर्ड हो गए, इंडिया के लिए और मुश्किलात हो गई। विराट कोहली पहले ही नहीं है, जडेजा भी इंजर्ड हो गए, और यही चीज़ नज़र आई। विराट कोहली की कमी बहुत महसूस हुई है। इस पिच पे ना खड़ा होकर स्कोर करना था 231, आप ट्राई करते जब आप चीज़ें देख रहे थे। अब आप अगर देखें, जायसवाल ने अपना जो पहली इनिंग्स में 80 किया था, उसने कहा कि दिस इज़ द वे आई वांट टू प्ले, यानी वार्नर की तरह या सहवाग की तरह उसने कहा दिस इज़ द वे आई वांट टू प्ले। 100 के अबव वो खेला। दूसरी इनिंग्स में उसने 35 बॉलों पे 35 डिलीवरीज पे 15 रन्स किए। फिर वो अप्रोच कहाँ गई, दिस इज़ द वे आई वांटेड टू प्ले? किसने चेंज की, क्यों की? रोहित शर्मा वो वाहिद बैट्समैन थे जिनको सक्सेस मिल रही थी, क्योंकि ही वॉज अटैकिंग इंटेंट शो कर रहे थे, ही वॉज गोइंग गुड। लेकिन उनके आउट होने के बाद गिल तो बिल्कुल हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, आयर भी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। दोनों का 15 इनिंग्स में एक 50 नहीं है पिछले टेस्ट मैच में, ठीक है। लेकिन विराट कोहली की जहाँ कमी थी वो इसलिए महसूस हुई कि पहली इनिंग्स में भी केएल राहुल ने स्कोर कर दिया विकेट पे खड़े होके, उन्होंने उस विकेट को ऑक्यूपाई किया। लेकिन इस इनिंग्स में अनफॉर्चुनेट थे, वो नहीं चले। लेकिन कोई ऐसा कर सकता था कि कोई अटैक करता, कोई काउंटर अटैक करता। काउंटर अटैक भी किसी ने नहीं किया, और अश्विन और भारत की इतनी अच्छी पार्टनरशिप गई। अच्छा, एक चीज़ से जब आपको सक्सेस मिल रही है, आपको प्रूव हो गया, नज़र आ रहा है कि जी इस चीज़ ने हमें सक्सेस दे दी है, हम कामयाब हो गए, हमारी पार्टनरशिप 60-65 रन की 60 अबव की पार्टनरशिप हो गई, तो फिर उस अप्रोच को चेंज क्यों करना सिर्फ इसलिए कि आपका पार्टनर आउट हो गया? मेरा ख्याल है ब्रेन फेड हुआ था अश्विन के साथ। इतना इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बंदा रविचंद्रन अश्विन, अगर आप उनके एनालिसिस और रिव्यूज़ देखें, क्रिकेटिंग टॉक्स देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, एनालिसिस देखें, आप इम्प्रेस होते हैं। इतना कूल एंड काम रहने वाला बंदा, मेरा ख्याल है वो ब्रेन फेड था। प्रेशर गॉट द बेस्ट ऑफ हिम, प्रेशर गॉट टू हिम। उन्होंने वो जो निकल के शॉट मारी और स्टंप हो गए, वो वहाँ बनती ही नहीं थी, क्योंकि आपको जिस चीज़ से सक्सेस मिली थी आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। आपकी 2-3 विकेट्स पीछे बाकी थी, और बुमराह और सिराज ने शो भी किया। इतनी देर तो वो खड़े हो गए, वो इतना अच्छे कॉन्फिडेंटली सिंगल्स वगैरह और डबल्स ले रहे थे। अश्विन उनके साथ ये मेरा ख्याल है 40-50 रन कर सकता था, लेकिन अश्विन को पता नहीं क्या हुआ उधर। मेरे हिसाब से वो प्रेशर था, ब्रेन फेड हुआ, और वो शॉट बनती ही नहीं थी। बहुत वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स था इस मैच का। खैर, फुल मार्क्स टू टॉम हार्टली, बेन स्टोक्स एंड एवरीवन दैट कंट्रीब्यूटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स। और पहली दफ़ा इंडिया टेस्ट मैच आ रहा है 100+ लीड के बाद, और इस ग्राउंड पे भी पहली दफ़ा इंडिया मैच आ रहा है। तो 1-0 हो गया, 1-0 अबव में बैस बॉल, एंड बैस बॉल इज़ अलाइव एंड किकिंग एंड प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। हर जगह बेन स्टोक्स ही कैसे कहा जाता था कि यहाँ नहीं चलेगा, हर जगह चल रहा है अभी तक। तो लेट्स सी इंडिया कैसे कम बैक करता है। मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मज़ीद। उसकी वजह यह कि कोहली अभी भी नहीं है, और आपका बेस्ट प्लेयर केएल राहुल, जिसने फर्स्ट इनिंग्स में आपको एक बड़ा स्कोर करने में मदद दी, और जडेजा, जिन्होंने दोनों ने 80+ किया था। और जडेजा कमाल के स्पिनर है इंडियन कंडीशंस में, का कोई मैच ही नहीं है, वो भी इंजर्ड हो गए दोनों। अब देखना ही होगा इंडिया किसे खिलाता है। मेरे हिसाब से सरफराज खान का डेब्यू होना चाहिए, और अगर आपने रजत का भी कराना, रजत को भी खिलाएं। शुभमन गिल और आयर में से किसी एक को बिठा दें, गिल को बिठा दें। या जैसा कि सजेशंस ये भी आ रही हैं कि गिल को प्रमोट करें, ओपनिंग करने दें, जो उनकी रिलायबल पोजीशन है, बेहतर पोजीशन है, जहाँ पे वो बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है लोगों का कि वेटिंग इज़ नॉट हेल्पिंग हिम। तो रोहित शर्मा 3 पे आ जाए। एक अच्छा मशवरा इसलिए कि विराट कोहली मिडिल में नहीं है और राहुल भी नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा ब्लीक नज़र आ रहा है। तो अगर आप गिल को खिलाते ही हैं या किसी नए बंदे को भी, उनको आप ओपन कराएं। 3 या 4 पे अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन आएगा तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पहली दफ़ा है अब
कि रहाणे नहीं है, पुजारा नहीं है, कोहली नहीं है और केएल राहुल भी नहीं है इन अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत मुश्किल होने वाला। जडेजा की जगह स्पिनर तो आपके पास मौजूद है, कुलदीप यादव मेरा ख्याल है लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी बैटिंग है वो मिसिंग होगी, तो बैटिंग का भी आपको सोचना पड़ेगा। और इंग्लैंड ये सोच रहा है कि शायद वो 4 स्पिनर्स के साथ जाए, साकिब बशीर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया हार गया, तो इंडिया ने एक कमाल फुल रैंक टर्नर बनाना, तो फास्ट बॉलर का कोई फ़ायदा नहीं। और एक और बात ये है कि इंडिया प्लेज फास्ट बॉलिंग बेटर देन स्पिन। मेरे हिसाब से उनको चांस ही नहीं देना चाहिए। मैकलम बिल्कुल ठीक कर रहे, कोई फास्ट बॉलर ना खिलाएं, ऑफर देम नो इजी रन्स, तमाम स्पिनर्स खिलाएं जहाँ पे आपको पता हो कि बॉल ने टर्न करना है, इधर जाना है उधर जाना है, आपका माइंड हमेशा उस तरफ रहे, तो इजी रन्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन और स्ट्रेटजी हो सकती है ब्रेंडन मैकलम की। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, और टेस्ट मैच इज़ ट्रूली अलाइव लाइक बेसबॉल इज़। बड़ा मज़ा आया देख के, और ऐसे ही दिन होते हैं जब आपको बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, और ये वो क्रिकेट है जो फैंस बनाती है, जो इंस्पायर करती है लोगों को क्रिकेट खेलने पे और एज अ करियर उसको लेके चलने पे प्रोफेशनली टू। सो दिस वाज सिम टीवी, दिस वाज अस डायसेक्टिंग इंडियाज़ लॉस वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड्स रिमार्केबल कमबैक विक्ट्री वर्सेस इंडिया, एंड द रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज़ एंड द अराइवल ऑफ शमार जोसेफ। मिलेंगे नई वीडियो में कल इंशाल्लाह, और डिस्कस करेंगे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया की और इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या क्या हो सकती है, और ऑल द पॉसिबिलिटीज़, किसको डेब्यू करना चाहिए, इंडिया को किसको खिलाना चाहिए, सारी बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको नहीं भी आई और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए। और हमें ये भी बताएंगे हमारी जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ चल रही है उसमें आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और हमें नए आइडियाज़ हमारे जहन में हैं, लेकिन आप लोग भी हमें आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम किस पे वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सिम टीवी पे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।